कितनी लड़कियां पढ़ रही हैं आजकल, यूनिवर्सिटी में लड़कों को पछाड़ दिया, कॉलेजों में खूब दिख रही हैं। तो और क्या चाहिए भाई, वो तो गई अब बाहर। लेकिन लड़कियों से तो पूछ लो। मैं ये कहता हूँ पता क्या, मैं इस बात को ऐसे देखता हूँ, ये जो लड़कियां ज्यादा पढ़ रही है ना, इसका कारण भी यही है, इसका कारण भी समस्या है कि महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। पता है कैसे, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। महिलाओं के साथ महिलाओं को और क्षेत्रों में अवसर नहीं मिल रहे, उनको सिर्फ एक क्षेत्र में अवसर मिलने लगे हैं, माँ बाप भी दे रहे हैं और ससुराल वाले भी दे देते हैं, भाई तुम पढ़ाई करो, इस क्षेत्र में देने लगे। पता क्यों देने लगे, इसमें उनका स्वार्थ है, आपसे ज्यादा उनका स्वार्थ है कि बच्ची पढ़ेगी तो नौकरी लगेगी। असली बात तो ये है, लड़कों को चाहिए पढ़ी लिखी दुल्हन, है ना। पढ़ी लिखी क्यों चाहिए, क्योंकि नौकरी पेशा हो। लड़कों को इसलिए आजकल पता है ये दबाव भी बहुत हो गया लड़कियों पे। देखो पढ़ना नौकरी करना अच्छी बात है, लेकिन ये दबाव है कि भाई हमें तो नौकरी वाली ही, नौकरी पेशे वाली ही पत्नी चाहिए। इस दबाव के कारण भी लड़कियों को पढ़ना पड़ता है। लेकिन लड़कियों को लग रहा है कि भाई हमारे पास तो यही एक मौका है ना, भाई अपनी जिंदगी को थोड़ा लिबरेट करने का, एम्पावर करने का एक मौका है, कम से कम आर्थिक रूप से तो सक्षम हो जाएंगे ना। लड़कियां इस नजरिए से देख रही है। लड़कों को 2000 क्षेत्रों में अवसर मिलते हैं, वो राजनीति में भी जा सकते हैं, वो विदेश भी जा सकते हैं, वो बहुत सारे वो बिजनेस भी कर सकते हैं, वो उल्टे काम भी कर सकते हैं, समझ रहे हो, मतलब उनके लिए सारी छूट है। तो लेकिन लड़कियों को तो कोई छूट नहीं ना। लड़कियां जब जैसे ही बात राजनीति में जाने की करेगी, घर वाले रोक देंगे, है ना। जैसे ही वो समाज क्षेत्र में उतरेगी तो भी रोका जाएगा। जैसे ही वो और बिजनेस की बात करना चाहेगी, नहीं उसको मौका नहीं दिया जाएगा। बिजनेस के लिए पैसा भी चाहिए, कौन लगाएगा पैसा। जैसे ही वो कहेगी मुझे विदेश जाना है, एक भी माँ बाप ऐसा नहीं होगा, विदेश तो क्या आपके पड़ोस के जिले में भेज दें, है ना। जब फैसला आता है ना 10वीं के बाद मुझे कॉलेज में जाना, कॉलेज दूसरे गांव में, आधी लड़कियों की पढ़ाई तो वहीं रुक जाती है, जानते हो। आप में से भी, आप बड़ी लकी लड़कियां हो, आप में से आपके माँ बाप ने जो ये मौका दिया पढ़ने का, वरना तो यहीं पे रोक दिया जाता, मैट्रिक के बाद ही, +2 के बाद ही, और खासकर जब दूर क्षेत्र तो। लेकिन किसी तरह अब लोगों को, समाज को ये समझ में आने लगा है कि भाई लड़कियां पढ़ेंगी तो नौकरियां मिलेंगी। असली बात तो सिर्फ ये है, मुझे तो ये लग रहा है, इससे ज्यादा नहीं है। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि भाई लड़की को जो पढ़ा रहे हो ना, सरकार भी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अच्छी बात है, सरकार का पूरी मुहिम भी है, सरकार बहुत सारे फ्री शिप्स भी देती है। लेकिन लोगों का बस ये हो गया कि भाई ये हमें जॉब मिल जाएंगी, हमारे घर में पैसा आएगा। लेकिन कोई भी इसलिए नहीं पढ़ा रहा कि लड़की अपने फैसले खुद ले ले, है ना। क्योंकि जब लड़कियां अपनी फैसले लेने लगती हैं, आप देखते हो ना, सबसे बड़ा फैसला क्या होता है, सबसे बड़ा जीवन का फैसला क्या होता है, अपने जीवन साथी का चुनना, सबसे बड़ा तो यही है ना। यस सर। इस मामले पे अगर आप अपनी बात भी कर दो कि भाई मुझे फलाना लड़का पसंद है, तो उसी दिन से पढ़ाई बंद हो सकती है ना। तो ये है। और भाई देखो जिंदगी आपकी है भाई, सबसे बड़ी चीज है ये मेरी लाइफ, कहते हैं ना ये मेरी लाइफ, इसका फैसले, मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट फैसला मैं नहीं लूं और कोई ले, ये तो ठीक नहीं लगता, है ना। लड़के भी तो फैसला लेते हैं अपना, लड़के जब अपने दुल्हन चुनने जाते हैं तो उनको चॉइस दी जाती है, वो कई लड़कियों को देखते हैं ना। लेकिन लड़कियों को ये मौका बहुत नहीं मिलता, भाई ये फलाना लड़का देखने आया है तो आप इसको रिजेक्ट कर लो या सेलेक्ट कर लो। शहरों में तो हो रहा है, लेकिन गाँव में नॉर्मली यही कहा जाता है ये अच्छा लड़का है, अच्छा बिजनेस है, अच्छा जॉब है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा स्मार्ट नहीं है तो क्या हुआ कोई बात नहीं, रंग तो 2 ही होते हैं, पुराने लोग समझाते थे, एक गोरा होता है काला होता है, क्या हो गया थोड़ा सा वैसा है तो इन एनी केस। तो ये है हकीकत। और जब लड़की अपनी मर्जी से ये फैसला करती है, आपको पता चल जाता है हरियाणा की हकीकत, जब लड़कियां मर्जी से शादी कर लेती हैं क्या होता है, ज्यादातर हरियाणा में बदनाम है हमारा स्टेट इस मामले में, ऑनर किलिंग जैसी घटनाएं तब होती हैं। खुद अपने परिवार वाले, अपने माँ बाप, अपने भाई, वो दुश्मन बन जाते हैं। और ऐसा नहीं कि हरियाणा में ही होता है, हरियाणा तो थोड़ा बदनाम ज्यादा हो गया ऑनर किलिंग के मामले में, हर जगह होता है। अब यूपी की घटना सामने आई, BBC में मैंने पढ़ा उसके बारे में कि वो लड़की जो है
सिन्हा भूमिहार कास्ट की थी, लड़का पिछड़े जाति का था, तो बाप ने उसके सामने गोली मार दी। तो ऐसी घटनाएं खूब होती है देश में, पूरा देश नहीं, भारत जो नाम का देश है ना, अच्छी बात है, हमारी कल्चर भी बहुत मान है, बहुत प्राचीन देश है वगैरह वगैरह, लेकिन इस देश में सदियों से दो मुद्दे बहुत ही सेंसिटिव हैं। पहला मुद्दा है कास्ट का और दूसरा मुद्दा है जेंडर का। जेंडर मीन्स महिलाएं। जेंडर का देखिए तो 3 जेंडर होते हैं वैसे तो, मेल, फीमेल और एक थर्ड जेंडर भी होता है। थर्ड जेंडर के लोग बहुत ज़्यादा नहीं होते। तो महिलाएं जो है, महिलाएं देखिए ये कास्ट के कारण जो शिकार हुए हैं वो है पिछड़ी जातियों के लोग या निचली जातियों के लोग, है ना। और जेंडर के कारण जो शिकार बनी है वो महिलाएं और थर्ड जेंडर के लोग बने। तो ये 2 मुद्दे हैं और अल्टीमेटली इन दोनों मुद्दों को एक साथ समेटे तो असल में जो मेन मुद्दा ये कास्ट सोसाइटी का है। आपको बताऊं मैं, जो ये कास्ट सोसाइटी है, ये जाति आधारित समाज है। ये जाति व्यवस्था असल में जातियों में ही बांटती है, ये महिलाओं को भी जातियों का बंधक बना देती है। जरा गौर करना ना, इसलिए अम्बेडकर साहब का विश्लेषण देखो ना जाति को। वो कहते हैं जाति को तोड़ना इसलिए जरूरी नहीं है कि निचली जातियों को लिबरेट करना है, वो कहते हैं महिलाओं को लिबरेट भी करना है। भाई जाति देखिए ऑनर के लिए क्यों होती है, क्योंकि जाति से बाहर जा रही है लड़की, है ना। मतलब अपना फैसला कर रही हो, खासकर जाति से बाहर चली जाए तो बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। तो जाति ने औरतों को भी बंधक बनाया हुआ है। उनकी निजी जिंदगी तो कुछ है ही नहीं, वो तो जाति को ही बंधक है। तो वुमेन एम्पावरमेंट का मुद्दा इस देश में सदियों से सेंसिटिव है। मैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में ले जाऊंगा आपको। हिस्टोरिकली भारत में ये कहा जाता है कि प्राचीन काल में देखो, बिल्कुल अगर आदि मानव की बात करो ना, आदि मानव के दौर में बहुत ज्यादा ऊंच नीच का विचार नहीं था, क्योंकि भाई आदि मानव थे, वो जंगल में रहते थे, तो मिलके ही काम करते थे, पुरुष और महिलाएं, है ना, और मिलके ही वो गौ करते थे, मिलके ही बच्चे पालते थे, ज्यादातर काम मिलके ही होता था। तो इसलिए ट्राइबल जो सोसाइटी है उसमें उतना भेदभाव नहीं मिलता जेंडर का खासकर। बल्कि बहुत सारे ट्राइबल सोसाइटी जो आज भी हैं, जो आदिवासी कबीले, उनमें जाके देखो ना, पहले हम सब भी ट्राइब ही थे, है ना, प्राचीन काल। तो ट्राइब्स में जाके देखो तो वहाँ स्त्रियां, महिलाएं और मर्द, उन बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस भी नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा भेदभाव नहीं मिलेगा। महिलाओं को जीवन साथी चुनने के भी अधिकार मिलेंगे वहाँ, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर भारत के आदिवासी कबीलों में जाओ ना, आपको घोटलू जैसी प्रथाएं भी मिलेगी। मतलब कुछ एक कबीले हैं भारत के, तो जिनमें जैसे संथाल वगैरह हैं, इनमें अगर आप जाके देखो, ये घोटलू की प्रथा क्या होती है, जब लड़के और लड़कियां जवान होने लगते हैं तो उस एज में अपना पार्टनर चुनते हैं अपने आप। तो एक किसी पार्टनर के साथ वो अलग झोपड़ी बना के रहते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग प्रथा है आदिवासी समाज में। और वहाँ उसके साथ जब वो रहते हैं तो माँ बाप उनको अलाउ करते हैं, भाई इसने अपना पार्टनर चुन लिया, अब आप अलग रहने लगे। लेकिन वो शादी नहीं होती। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, वो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं साथ रहने का। अगर उनको लगता है कि भी हमने लंबा चलना है, फिर उनकी शादी की जाती है, अदरवाइज वो अलग भी हो सकते हैं। देखो कितना लिबरल सोसाइटी है, इतना उदार समाज हमारा तो नहीं है ना। हमारा तो छोड़ो, पश्चिम में भी ऐसा समाज मिलना, पश्चिम में भी बड़ा अब तो हो रहा है धीरे धीरे, मतलब आजादी मिल रही, लेकिन आदिवासी समाजों में है ऐसी प्रथाएं। खैर, लेकिन जैसे ही सभ्यता का दौर आता है, मतलब हम असभ्य थे ना जब, तब ज्यादा सभ्य थे इस मामले में। सभ्यता का दौर आता हो तो एक प्रॉब्लम आती है। आपको पता है महिलाओं की समस्या का सबसे बड़ा कारण क्या है? कोई बताएगा? महिलाओं की समस्या का सबसे बड़ा कारण कोई बताएगा? बेटा आप बताओ, आपका क्या नाम है? कृति, बताओ आपको क्या लगता है महिलाओं के साथ जो भेदभाव होता है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? कोई प्रथा आपको समझ में आती हो, कोई व्यवस्था? आपने पैट्रियोटी का नाम सुना होगा? पैट्रियोटी जानते हो क्या होती है पैट्रियोटी? सर उसमें सारे फैसले मर्द ही लेते हैं। ये है सबसे बड़ा कारण। ये बताइए सर, यही बता रही थी मैं। आप भी बता रही थी? ये बताइए। शाबाश। पैट्रियोटी महिलाओं की सब समस्या का सबसे बड़ा कारण है पैट्रियोटी। ये पैट्रियोटी क्या होती है? पैट्रियोटी उसको कहते हैं, मतलब एक ऐसा समाज जिसमें पुरुषों की सत्ता हो। 2 तरह की समाज होते हैं, पैट्रियोटिक सोसाइटी, मैट्रियोटिक सोसाइटी। मातृसत्तात्मक। खासकर आदिवासी समाजों में ऐसा मिलेगा, उसमें बल्कि मदर की जो साइड वो है पावर थोड़ी सी ज्यादा होती है, वो फैसले लेती है।
बहुत सारे हैं ऐसे समाज, कई समाज हैं ऐसे जो मैट्रियोटिक सोसाइटी में, लेकिन हमारा ज्यादातर जो सो कॉल्ड सभ्य समाज है पूरी दुनिया में ये पैट्रियार्की में बदल जाता है। उसका कारण और कुछ नहीं था, उसका कारण था पुरुषों की पाश्विक शक्ति, क्योंकि शक्ति थोड़ी सी ज्यादा है, थोड़ी सी पाश्विक शक्ति ना, क्योंकि मसल पावर ज्यादा है, तो इसलिए वो ये जिसको कहते हैं ना माइट इज राइट, है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। वैसे इतिहास में ये लाठी भैंस वाला मामला काफी दिखता है, ये सिर्फ महिलाओं के मामले में नहीं, ये वैसे भी दिखता है। यानी जो पावरफुल लोग थे उन्होंने कमजोर लोगों को दबाने का काम किया। इसी तरह उच्च वर्ग का डोमिनेशन कायम होता है समाजों में। इसी तरह एक समाज के लोग दूसरे समाजों को दबाते हैं, एक देश के लोग दूसरे देशों पे आक्रमण करते हैं। तो ये इस तरह से मतलब हम कहते तो हैं इतिहास इसको मानव का बड़ा, हम ये भी कहते हैं मानव प्राचीन सभ्यता रही है मानव की, लेकिन सही सही पूछो तो सभ्यता का कंसेप्ट है ना, सिविल सोसाइटी का कंसेप्ट बहुत बात की चीज है। मतलब जो असल में तो मुझे लगता है मॉडर्न टाइम की ही चीज है, उससे पहले नहीं है सिविल सोसाइटी। क्योंकि इतिहास में अगर हम देखें ना, इतिहास में क्या होता है भाई, एक राज्य, एक किसी ने राज्य बनाया, मान लिया एक राजपूतों का राज्य है ना, अच्छा भला फ्लरिश हो रहा है, लोग जो है चल रहे, मतलब ठीक ठाक जो है रह रहे हैं। अचानक ही दूसरे राज्य ने हमला किया, सारे मर्दों को मार दिया, सारी महिलाओं को स्लेव बना लिया। मोस्टली महिलाओं को स्लेव बनाते हैं, स्लेव भी कौन सा, सेक्स स्लेव, बच्चों को स्लेव बना लिया। ये होता है मिनट में ही खत्म। फिर ऐसे ही मान लिया आपका राज्य है, आपने दूसरे पे हमला किया, आप भी यही करते हो, ये चलता है। मुझे तो ये लगता है सारा इतिहास है ना मॉडर्न टाइम से पहले वो इस तरह से चलता है, पूरी दुनिया भरी पड़ी है इस तरह के मामलों से। मैं इतिहास का विद्यार्थी, मुझे मतलब अब मैं पहले तो हिस्ट्री को ना असल में हिस्ट्री को लेकर बहुत नैरेटिव भी बनाए गए हैं। मैं तो ये कहता हूँ ऑल हिस्ट्री इज हिस्टोरिकल नैरेटिव ऑफ डिफरेंट हिस्टोरियंस और अलग अलग तरह के जो विचारधारा के लोग उन्होंने नैरेटिव बना लिए। जैसे आप मुसलमानों का इतिहास, हिंदुओं का इतिहास इस तरह से देखो आप, या एक कम्युनिटी का इतिहास, राजपूतों का इतिहास, जाटों का इतिहास, है ना, इस नजरिए से हिस्ट्री को देखते हो ना तो नैरेटिव बनाते हैं आप, ये भी आप बड़े महान लोग थे, हमने ये किया, हमने वो किया, है ना, इस तरह से करते हैं ना। लेकिन वो सब नैरेटिव है। उन्होंने अपनी महिलाओं के साथ क्या किया जरा ये देख लो, उससे पता चल जाएगा। उसी तरह उन्होंने दूसरों के साथ क्या किया, है ना। तो हिस्टोरियन इस तरह से हिस्ट्री लिखते रहे हैं। मॉडर्न टाइम में सिविल सोसाइटी का विचार पैदा होता है, सभ्य समाज, तब ये अधिकारों का कंसेप्ट आता है, मानव अधिकार, है ना, कानून का शासन, इक्वलिटी बिफोर लॉ, रूल ऑफ लॉ, ये सारे विचार बहुत मॉडर्न विचार हैं। संवैधानिक अधिकार सुने होंगे ना आपने, मानव अधिकार, संवैधानिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, ये सारे विचार बहुत बात के। मान लिया कोई जुल्म करता है तो किसी पे कोई अपराध करता है तो उसको सजा, कानूनी प्रोसीजर से, ये सब पहले कहाँ था, पहले बहुत नहीं था इस तरह का। राजा ने न्याय करता था, है ना, उसको जो लगा उसने न्याय कर दिया। कई जगह तो राजा का आदेश ही कानून है ना, ऐसे होता है। लेकिन मॉडर्न टाइम में कानून के शासन का, संविधान के शासन का ये विचार वो करते हैं। आज तो सौभाग्य से हमारे देश में भी संविधान का शासन और कानून का शासन चल रहा है। अच्छा, महिलाओं की समस्या बच्चों आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? yes, महिलाओं की समस्या के क्या और कारण थे? पहला मेन कारण तो था पैट्रियार्की, वो आपने समझ लिया। यानी जब पुरुष फैसले लेने लगे, तो पुरुष जब फैसले लेने लगे तो उन्होंने कई चीजों का यूज किया अपनी सत्ता को वैध ठहराने के लिए और अपनी सत्ता को निर्विवाद बनाने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए कई चीजों का यूज किया। उसमें तीन चीजें मैं खासकर बताऊंगा। पहली चीज है धर्म। देखिए, धर्म के अपने फायदे भी होते हैं, लेकिन ये जो संगठित धर्म होते हैं, देखिए धर्म वैसे तो नैतिक मूल्यों का एक सिस्टम होता है ना भाई, चोरी ना करो, किसी का दिल ना दुखाओ, पाप ना करो वगैरह वगैरह, ये होते हैं ना धर्म के विचार। लेकिन असल में जो ये संगठित धर्म बनते हैं, जैसे हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, इन संगठित धर्मों में अगर आप देखोगे और उनकी धार्मिक किताबों में देखोगे तो औरतों को मर्दों से नीचा स्थान दिया गया है। किसी भी धर्म में, मैं किसी एक धर्म की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन नॉर्मली आप धार्मिक किताबों में देखोगे ऐसा मिलेगा। तो धर्म का यूज किया गया है किसको, औरत को दबाने के लिए, औरत को नीचा दिखाने के लिए। बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, मतलब मैं किसी एक ग्रंथ को कह दूंगा तो लोग कंट्रोवर्सी भी हो जाती है,
है ना। कई जगह जो है धर्म में अगर आप देखोगे तो कहा गया औरत की तो जो है अकल ही बुद्धि के पीछे होती है, मतलब ऐसी सी बातें मिलेंगी। कई जगह ये लिखा गया कि सारी औरतें शूद्र ही होती हैं, मतलब सारी औरतें शूद्र हो गई। कई जगह जो है एक धर्म में लिखा हुआ है कि जो है कुदरत बोर्ड ने जो है ईश्वर ने या अल्लाह ने औरत को आदमी की पसलियों से बनाया, 2.5 पसलियों से, मतलब जो पसलियां बच गई उससे। और तो इस तरह के जो विचार हैं सारे के सारे क्या क्या कहना चाहते हैं भाई, औरत का दर्जा मर्द के बराबर नहीं है। तो एक तो चीज यूज की गई धर्म, और हम सब धर्म को मानते हैं, है ना। ऐसा तो कोई नहीं होगा जो धर्म पर नहीं मानता। तो धर्म एक औजार बन गया औरत को प्रेस करने का या नीचा दिखाने का, वो खुद स्वीकार कर ले भाई मेरी तो ये है। दूसरी चीज है कल्चर। अब संस्कृतियां जो होती है ना देशों की या क्षेत्रों की, संस्कृतियों के अपने मानगुण भी होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि संस्कृतियों में खराबियां ही खराबियां होती है। जैसे हमारे हरियाणा की संस्कृति है, इसके बहुत सारी अच्छी बातें भी है ना। पंजाब की संस्कृति है, हर एक प्रांत की संस्कृति, उसकी बहुत सारी अच्छी बात है। पर सारी संस्कृतियों में एक बात आपको भारत की संस्कृतियों में खासकर, वैसे पूरी दुनिया में लागू होता है, लेकिन इंडिया की सारी संस्कृतियों में एक बात कॉमन नहीं मिलेगी। एक दो बातें खासकर सारी की सारी कल्चर क्या होता है, मतलब आपकी सांस्कृतिक मूल्य है, जिसको संस्कार कहते हैं, आपकी जो धारणाएं हैं, आपकी जो सोच है, आपके मूल्य हैं, वो क्या है, ये है संस्कृति। तो सारी संस्कृतियां कहीं ना कहीं एंटी वीमेन है, महिला विरोधी है। और सारी संस्कृतियां, मुझे तो कभी कभी ये भी लगता है सारी संस्कृतियां दलित विरोधी भी, चाहे कितने ही गुण हो, क्योंकि दलितों के प्रति बहुत अपमानजनक बातें मिलेंगी आपको, कहावतों में, किस्सों में मिलेंगी ना। निचली जातियों के प्रति, ऊंची जातियों का महिमा में डर मिलेगा। और वैसे भी हमारी कल्चर, हमारी संस्कृतियां, सारे देश की संस्कृतियां जातिवादी भी। आपने कहावतें सुनी होगी ना, मतलब हर जाति को लेकर कहावत है। ये क्या है, ये सब धारणाएं हैं, सच नहीं है। कई बार कह देते हैं अहीर ऐसे होते हैं, जाट ऐसे होते हैं, गुज्जर ऐसे होते हैं, फलाने ऐसे होते हैं, सुना होगा ना। ये सब क्या जातिवाद है, ये संस्कृति में बैठा हुआ है। इसी तरह महिलाओं को लेके मैं तो ये कहता हूँ, महिलाएं और दलित, इनको लेके सारी गालियां इनको लेके बनी है। आप ये सोचो, सारी गालियां कौन सी, हम जब गाली देते हैं आपस में, किसकी देते हैं, महिलाओं को बीच में लाते हैं, मतलब महिलाओं का तो कुछ दर्जा ही नहीं रहा। इसी तरह दलित वर्ग की जो जातियां हैं, इनको भी गाली के रूप में यूज किया जाता है। किसी को अपमानित करना हो, उसको जमार चूड़ा कह के आसानी से अपमानित किया जाता है। बुरा मत मानना यार, सॉरी ये शब्द यूज कर रहा हूं, लेकिन ये है हकीकत। अब बचपन से कहते हैं ऐसी बातें, बोलते हैं, बच्चे कह देते हैं क्या तुम्हारो जैसी बात कर रहे हो, है ना, बोल देते हो ना। थोड़ा सोचना चाहिए, अपने आप को चमारों की जगह रख के भी देखो, वाल्मीकियों की जगह रख के देखो, उन लोगों को क्या फील होता होगा। ये है हमारी कल्चर, पूरी तरह जातिवादी है, पूरी तरह महिला विरोधी है। किसी को माँ बहन की गाली देते हो आप, किसके खिलाफ जाता है ना। मतलब औरत को तो हमने ऐसे समझ लिया, कल्चर में औरतों को जूती की तरह कहते हैं, पैरों की जूती कहते हैं ना, या संस्कृति में ऐसी धारणाएं हैं, औरत की अकल बुद्धि के पीछे पैरों की जूती है, या मतलब और तमाम बातें आप देखते हो ना कि भाई औरत को पढ़ना नहीं चाहिए, औरत को चलो अब तो पढ़ाने तो लगे। घर में अब माँ बाप की भी लड़ाई देखते हो, कई बार आपका बाप फादर साहब कह देते हैं, आपकी माँ को कुछ भी कह देते हैं, है ना, गाली गुली तो बोलते ही रहते हैं। कई बार कह देते हैं सोचना आपका काम कब से हो गया, मतलब सोचना भी काम महिलाओं का नहीं है ना, सोचना तो हमारे काम। मान लिया उसने कोई फैसला ले लिया, थोड़ा देर देखना क्या स्थिति है। ये है कल्चर। संस्कृति किस तरह से सप्रेस करती है, संस्कृति एक औजार बन जाती है सप्रेशन का, ऑपरेशन का। तो एक कारण ये है। इसी तरह पुरुषों ने, क्योंकि पुरुष समाज बना रहे, पुरुष प्रधान समाज है, उसकी सारी व्यवस्थाएं, जो सारी चीजें बनाएंगे, उसमें कहीं ना कहीं अपनी आइडियोलॉजी का असर छोड़ेंगे वो। इसी तरह तीसरी चीज है, पहली चीज धर्म हो गई, दूसरी संस्कृति हो गई, तीसरी चीज है स्टेट, राज्य। राज्य पे नियंत्रण किसका रहा, राज्य किसकी संस्था है, वैसे देखो तो ये भी मर्दों की संस्था है। राजा कौन बनेगा, आपने राजा ही शब्द सुना होगा, भाई राजा के ये गुण होते हैं, रानी के गुण तो नहीं सुने।
और रानी राजा ही हो सकती है, रानी खुद रूल कर सकती है क्या? हालांकि कुछ रानियां हुई हैं इतिहास में, लेकिन बहुत रेयर है, बहुत रेयर। तो राजनीतिक शक्ति जो होती है ना, ये सबसे बड़ी शक्ति होती है, और राजनीतिक शक्ति मर्दों के हाथ में रही है। तो इतिहास को मैं बता रहा हूँ हिस्टोरिकली जो है, किस तरह की इन संस्थाओं ने कैसे औरत को सप्रेस किया है। एक चीज और है, वो है कानून। राज्य जो है वो कानून भी बनाता है, याद रखो, कानून को एनफोर्स करता है। राज्य के पास वो ताकत होती है, राजा के पास या राज्य के पास, कि कानून वो बनाते भी हैं और कानूनों को एनफोर्स भी करते हैं। तो दुनिया के लगभग सभी देशों में पुराने टाइम में जो कानून बनाए जाते थे वो दो तरह के थे। एक तो राजा खुद अपनी मर्जी से कानून बनाता है ना, राजा अपने हिसाब से। दूसरे जो है कानून बनाए जाते हैं धार्मिक वर्ग की मदद से। धार्मिक वर्ग का बहुत रोल होता है। जैसे यूरोप में देखो तो जो पोपशाही है, जो पादरी वर्ग है ना, पेप्सी जिसको बोलते हैं, का और वेटिकन सिटी का बहुत बड़ा रोल रहा है कानून बनाने में हर राज्य में। तो ये जो कानून बनाए गए वो सारे महिलाओं को अधिकार नहीं देते, महिलाओं के अधिकार छीनते हैं। तो कानून की ताकत समझिए कितनी बड़ी होती है। कानून के इस कानून नाम के संस्था के जरिए या इस ताकत के जरिए औरतों के अधिकार छीन लिए गए। जैसे औरतों को प्रॉपर्टी का अधिकार कितना हो, प्रॉपर्टी का अधिकार ज्यादातर देशों में नहीं था। और तो खुद ही प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का अधिकार काहे को देंगे, वो तो खुद ही मर्दों की प्रॉपर्टी मान ली गई। प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं है और विवाह का अधिकार नहीं है, विवाह मर्जी से नहीं कर सकती। तलाक का अधिकार नहीं है, मर्जी से तलाक नहीं ले सकती। और जो है अपने बच्चे को गोद नहीं ले सकती। ये सारे अधिकार मर्दों को थे, औरत के नहीं है। और इंडिया में भी रहा है, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है मामला। इस्लाम धर्म में भी है, ईसाई धर्म में भी है। इस्लाम धर्म में तो मर्द को तो आपने सुना होगा 4 धर्म निकाह करने का अधिकार वैध है। ये लोग कुरान को कोट करते हैं, मुझे नहीं पता, मैं इस्लाम की ज्यादा जानकारी नहीं रखता, लेकिन लोग कोट करते हैं और बाकायदा है कई देशों में कि मर्द जो है वो 4 शादियां तक कर सकते हैं। हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं। प्रैक्टिकली इतनी शादियां जो है ना, उनका खर्चा भी उठाना, उनके बच्चों का खर्चा उठाना आसान नहीं होता। लेकिन अमीर लोग तो कर लेते हैं, धड़े लोग करते हैं। पाकिस्तान में खूब होती है कई शादियां, है ना, भारत में भी होती थी, अभी थोड़ा सा कुछ कम हुआ है। इसी तरह तलाक का अधिकार हर धर्म में मर्दों को है। मन मर्जी से एक तरफा तलाक दे सकते हैं। इस्लाम धर्म में तो 3 तलाक का प्रथा थी, अभी सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया है। भारत में बैन किया है, लेकिन चल रहा है, और देशों में तो चलता ही है कि 3 बार तलाक बोलती है आपको। आपकी जिंदगी जो है, मतलब आपकी जान हलक में लटकी रहती है। वो औरत हमेशा पति को खुश करने में लगी रहती है, क्या पता कब नाराज होकर तलाक दे दी। ऐसी प्रथाएं हैं, कानूनी है ये। मतलब मैं कह रहा हूं तो कानूनी जामा पहनाया गया है। विवाह का अधिकार नहीं है आपको, तलाक मर्द दे रहा है, मर्द जितनी चाहे शादियां कर। और हिंदू धर्म में भी ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म में बराबरी के अधिकार। प्राचीन काल में एक बहुत बड़े महाशय हुए, इसका नाम था मनु महाराज। मनु का नाम, मनु ने जो किताब लिखी उसको मनुस्मृति बोलते हैं। कई लोग मनुस्मृति को भी डिफेंड करते हैं, मैं तो हैरान हो जाता हूँ। कई लोग मनु को भी डिफेंड करते हैं, मनुस्मृति को पढ़ लो जरा थोड़ा सा। मनुस्मृति की पूरी व्यवस्थाएं 2 वर्गों के खिलाफ है। ज्यादातर किसी भी श्लोक को उठा लो, किसी भी संत को उठा लो, मैंने खुद पढ़ी है मनुस्मृति, ज्यादातर 2 समूहों के खिलाफ है। एक तो निचली जातियों के खिलाफ है, शूद्रों के खिलाफ, और जो अटक उनके खिलाफ है कि भी इनको ये अधिकार नहीं होना चाहिए, इनको जो है पढ़ने का अधिकार नहीं। वेद का वाक्य सुन ले तो ऐसी कठोर सजाएं, मतलब वो बताने लायक नहीं लिखा हुआ है। महिलाओं के बारे में भी ऐसी बातें लिखी हुई है कि महिलाएं बराबरी का दर्जा नहीं रखती। महिला को बचपन में, ये बहुत फेमस है मनुस्मृति का कोड, बचपन में पिता के अधीन रहना चाहिए, जवानी में पति के, बुढ़ापे में पुत्र के। कब आजादी मिलेगी? ये है, ये लिखा हुआ है। कई लोग मनु को भी जो है मान मानते हैं, मैं तो हैरान हो जाता हूँ। यार थोड़ी सी तो इंसानियत दिखाओ। आपकी महिलाओं को गुलाम बना दिया है, कोई अधिकार नहीं। कोई और भी बहुत खराब बातें लिखी हुई, और मैं कोर्ट भी नहीं कर सकता। मतलब महिलाओं की कैरेक्टर पे का ये किया गया है, इनका तो बस चरित्र ही ऐसा होता है, इस तरह की बातें लिखी हुई।
मर्द की चरित्र पर कोई शक नहीं। ये मैं देखो मनुस्मृति को मैं इसलिए कोट कर रहा हूँ, कभी अब आप ये कहोगे भी ये कानून कब लागू हुआ, ये लागू भी हुआ है, ये राज्यों ने लागू किया है। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण देता हूँ मैं पेशवाई का। पेशवाई जो राज्य था महाराष्ट्र में, पेशवाई का राज्य था, उन्होंने मनु के विधान लागू किए और भी राज्यों ने किए हैं। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता, तो मैं ये कह रहा हूँ कानून की जो ताकत है ये तो बहुत बड़ी ताकत है। देखिए कानून का उल्लंघन करोगे तो सजा मिलेगी, है ना। तो मतलब किसी भी आप ऐसे धर्म को ना मानो, चलो कल्चर की भी बात को ना मानो, बाढ़ में गई तुम्हारी कल्चर, बाढ़ मतलब आप कह सकते हो मैं तो नहीं मानता इस बात को, लेकिन कानून को ना मानोगे तो पनिशमेंट मिलेगा। तो ये 4 तरह की संस्थाओं के जरिए औरतों को सबड्यू किया गया है, औरतों को भी और निचले वर्गों को भी, मैं उनको भी शामिल कर रहा हूँ। इंडिया में खासकर भारत में देखिए 2 वर्गों के साथ हमेशा पता नहीं क्या व्यवस्थाओं की दुश्मनी रही, दलित वर्ग और स्त्रियां। एक चीज और है हिस्ट्री में, क्यों देखो ये प्रॉब्लम इतनी जटिल क्यों है ना, विमेन एम्पावरमेंट क्यों नहीं हो पाता, ये कारण है इसके। एक चीज हो है वो है सामाजिक कुरीति, मतलब औरतों के खिलाफ इतनी सारी कुरीतियां चल पड़ी। वो कहते हैं किसी को जब आप कोई आदमी दब जाए तो समाज उसको दबाता ही चला जाता है, इसलिए दबना नहीं चाहिए। बच्चियों मैं आपको ये जरूर कहता हूँ, घर में कोई आपको दबाए किसी बात पे, किसी गलत बात पे, तो आप विनम्रता से विरोध करो, क्योंकि एक बार दब गए तो फिर दबते ही चले जाओगे। शादी हो गई, पति आपको दबाता है किसी बात में, अपमानित करता है, तो उसको कहो नाउ यू हैव क्रॉस्ड योर लिमिट। एक लिमिट भी होती है, मेरा भी सम्मान, इतना तो कह सकते हैं, मेरा भी एक आत्मसम्मान। तो ये बड़ा जरूरी है। लेकिन औरतें क्योंकि सारी चीजों से दबाई हुई, तो उन्होंने बोलने का भी उनका अधिकार छीन लिया गया, उनको सारे अधिकार, शिक्षा का भी अधिकार छीन लिया, सारे अधिकार। तो औरतें फिर जो है बेबस हो गई, निरीह हो गई, अबला बन गई। ये अबला क्यों कहा जाता है? ऐसा थोड़ा ना कि ताकत में कम, आज लड़कियां हवाई जहाज में चलाती, सारे काम कर सकती, फौज में भी जाती हैं तो लड़कियां, अबला नहीं है, अबला बनाया है, उसके अधिकार छीन। तो कुरीतियां, जब औरतें दब गई बिल्कुल ही, मतलब गुलामों जैसा हैसियत हो गई एक तरह से, तो उन पे और ज्यादा चीजें थोपी गई, फिर आपकी सामाजिक कुरीतियां। इतिहास का एक और ये शर्मनाक अध्याय है, हिंदुस्तान के इतिहास में इतनी सारी कुरीतियां मिलती हैं। जैसे 4-5 कुरीतियों के नाम सुने होंगे, सती प्रथा सुना होगा आपने, मैं तो हैरान हो जाता हूँ, कई लोग सती प्रथा को भी ग्लोरीफाई करते हैं कि भी औरत जो है अपनी मर्जी से पति के साथ 100 जन्म का रिश्ता निभाने के लिए जल जाती थी। भाई जरा थोड़ी सी उंगली को, अपनी ये उंगली को थोड़ा सा दीवे की लोब पे रख के देखो, आप अपनी उंगली को जलते हुए महसूस थोड़ी देर, मतलब थोड़ी देर देख पाओगे, वो जितना जल रही है। सती के बड़े मतलब उस जमाने के लोगों ने कई वृत्तांत लिखे हैं, नैरेटिव लिखे, मतलब वो जो अकाउंट लिखे उन्होंने बड़े खौफनाक हैं कि ये जो प्रथा थी कैसे, मतलब ये कुछ एक वर्गों में थी, जैसे कुछ एक राजपूत राजा जब मर जाते थे तो उनके साथ उनकी औरतों को सती होना पड़ता था। सती की प्रथा एक जोहर प्रथा भी थी। तो इसमें क्या, जोहर में क्या था कि युद्ध का समय हो और मान लिया राजा हार रहा हो, तो राजा भी मरा भी नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भाई सेना हार गई है, और सारी औरतें उनके लिए पूरा अग्निकुंड सजाया जाता है। उसमें हम सारी औरतें कुछ तो अपनी मर्जी से छलांग लगाती थी, कुछ को धक्का दे दिया जाता था। मतलब सती प्रथा के ऐसे ऐसे वृत्तांत लिखे हुए हैं। तो हमें, और अंग्रेजी पीरियड में इस पे बैन लगाया गया। राजा राम मोहन राय का नाम सुना होगा, उसने पहली बार इसको अपराध घोषित किया था, लेकिन तब भी चलती रही, उसके बाद भी चलती रही, अभी भी सती के वाक़यात होते हैं। तो सती प्रथा एक सबसे घृणित प्रथा थी, मतलब स्त्रियों की तरह से हत्या होती है। और दूसरी और 3-4 प्रथाएं थी, आपने सुना होगा, विधवा प्रथा, पर्दा प्रथा, और तो विधवा हो गई बाई चांस, उसका क्या कसूर है, लेकिन उसको ये कहा जाता है इसने तो अपने पति को खा लिया, आम धारणा है, और फिर उसको बहुत कठोर जीवन जीना पड़ता था। तो विधवा प्रथा, बाल विवाह, छोटी छोटी बच्चियों की शादी कर दी जाती थी। मतलब ये तो अभी जाके थोड़े से 18 साल की होने की वेट करते हैं, क्योंकि कानून प्रतिबंध, अभी भी 18 से पहले शादी कर देते हैं, अभी भी करते हैं, चोरी से हो जाती है।
बाल विवाह पहले तो ब्रिटिश पीरियड में देखो, या आज़ादी के बाद भी बहुत साल तक चलता रहा। ज़्यादातर 10 एक साल की उम्र से पहले शादी कर दी जाती थी, कई जगह तो बहुत ही छोटी थी। और उसमें बाल विवाह में एक और एलिमेंट था, बेमेल विवाह। मर्द ज़्यादा मैच्योर होते, कोई बार तो बहुत बड़ी उम्र का आदमी शादी कर रहा है। बहु विवाह, एक आदमी शादी ही करे जा रहा है दूसरी बार। एक राजा राम मोहन राय लिखते हैं, एक ऐसा एक कोई ब्राह्मण थे, मतलब अच्छे कुलीन परिवार के, उसकी 80 बीवियां, वो 80 साल की उम्र में मिला। मतलब ऐसा कोट दिया है उन्होंने कि 80 के आसपास होते हैं, वो सारी विधवा हो गई, जिनमें से कई सबसे छोटी 7-8 साल की करे जा रहे हैं शादी। यही काम रहेगा जिंदगी का। तो बहु विवाह, बाल विवाह और बेमेल विवाह और बहुत सारी प्रथाएं। तो जो है एक और प्रथा थी, छोटी बच्चियों को मार देना, फीमेल इन्फेंटिसाइड। छोटी छोटी बच्चियों को ही मतलब पैदा होते ही मार देते। हमारे यहाँ भी होता था, मेरी माँ बताती थी, मतलब मैं रोहतक से हूँ, मेरी माँ जो है दद्दर के गांव से थी, दद्दर तो पास ही है ना। वो बताती थी कि उनमें वहाँ के जो डोमिनेंट कास्ट है जाटों में, लड़की पैदा होती थी तो लड़की को मटके में डाल के दफना देते थे। मतलब ये तो खुद मैं अपने मतलब मेरा खुद का मेरी माँ का बताया हुआ वृत्तांत बताता हूँ कि इस तरह से होता था। मार डालते थे, फिर ठाकुरों में मार डालते थे। ऐसे बच्चियों को मतलब ऐसा हो गया जैसे लड़की पैदा हो गई तो बहुत बड़ा कलंक में आ गए आप, है ना। ये हमारे पड़ोसी थे, वो डोमिनेंट कास्ट से थे, वो कहते थे कि हमें तो उनके 2 लड़के थे, लड़कियां नहीं। वो कहते थे हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, लड़की पैदा नहीं। ऐसे खुल के कहते थे कि हमने तो अच्छे कर्म करे थे, तब किसी आगे झुकना पड़ता। देखिए बताओ ये किस तरह के। तो ऐसी जो कुप्रथाएं थी तमाम तरह की, इन्होंने औरतों को जो है स्ट्रेस करने का काम बहुत ज़्यादा किया। लेकिन एक लास्ट की बात और मैं कह दूँ, भारत का ये सौभाग्य भी है, हम जो है कई मामलों में देखिए दुर्भाग्य भी रहा है औरतों के लिए या निचले वर्गों के लिए, लेकिन आगे कह दूँ भारत का ये सौभाग्य भी है इन वर्गों के लिए कि हमारे देश में समाज सुधार आंदोलन चलते हैं। ये बड़ी शानदार बात है। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट और समाजों में भी चलते हैं, पर जितने ज़्यादा मूवमेंट हमारे देश में चले ना, इतने शायद और समाजों में, हिंदुओं में खासकर जितने चले, इतने मुसलमानों में नहीं चले। एक बात ये भी है, ईसाइयों में इतने ज़्यादा नहीं चले। मैंने बताया नहीं, शुरू में बताया था, अमेरिका जैसे देश में बहुत देर में ज़्यादा अधिकार मिलते हैं। हमारे देश में तो ये मानव अधिकार का जो मुद्दा है, स्त्रियों को अधिकार देने का, निचले वर्गों को अधिकार देने का, ये 19वीं शताब्दी में उभर के आ जाता है। 19th सेंचुरी में वो 4-5 आंदोलन चलते हैं, ज़्यादा है बल्कि। मैं 5-7 संगठनों के नाम बताऊंगा। एक आपने ब्रह्म समाज सुना होगा, राजा राम मोहन राय चलाए, सबसे पहला 1828 में बनाया। फिर आपने आर्य समाज सुना होगा, स्वामी दयानंद, बड़ा मूवमेंट था स्वामी दयानंद सरस्वती, 1875 में बना। उससे 2 साल पहले महात्मा ज्योतिराव फुले का नाम सुना होगा। फुले पे मैंने भी एक रिसर्च किया, शिमला में था फेलो, वहाँ पे फुले पे पूरी 500 पेज का मोनोग्राफ लिखा मैंने। फुले इतने क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। और दयानंद से भी 2 साल पहले एक संगठन बनाते हैं, उसका नाम है सत्य शोधक समाज। ये व्यक्तिगत तो कमाल का व्यक्ति है जो कहता है मैं आपको सत्य का शोधक बनाना चाहता हूँ, ना मैं आपको आर्य बनाना चाहता। एक व्यक्ति आर्य समाज बना रहा है ना, वो आपको आर्य बनाना चाहता है, एक तरह से शुद्ध आर्य। एक बनाना चाह रहा है ब्रह्म समाज, यानी वो आपको ब्राह्मण बनाना चाहता सभी को। लेकिन वो कहता मुझे किसी को ब्राह्मण नहीं बनाना, किसी को आर्य नहीं बनाना, मैं तो आपको सत्य का साधक बनाना चाहता हूँ, सत्य रिसर्चर हो। क्या नाम रखा है, सत्य शोधक समाज। हमारी जाति से आते थे, लेकिन इतने विजनरी थे। इस व्यक्ति ने महिलाओं के और निचले वर्ग के मानव अधिकार का मुद्दा उठाया। आप सोच सकते हो हमारे देश में मानव अधिकार की डिबेट, ह्यूमन राइट्स की डिबेट 19वीं शताब्दी में शुरू हो गई है, जबकि यूरोप में ये थोड़ा बाद में चलती है, 20वीं शताब्दी ज्यादा उभर के आती है। यहाँ फुले जैसे लोग मानव अधिकार को एक मुद्दा बना देते हैं, महिलाओं के लिए पहले स्कूल खोलते हैं। सुना होगा ना, फिर उसकी पत्नी सावित्रीबाई फुले, इसके बाद फर्स्ट टीचर, फर्स्ट लेडी टीचर, सुना होगा ना। यस। पूना में उन्होंने एक स्कूल खोला, ढेर सारे स्कूल खोले लड़कियों के लिए, कम से कम भी 18 स्कूल पहले खोले, उसके बाद उन्होंने और भी बहुत सारे स्कूल खोले। तो एक तीसरा व्यक्ति ये है महात्मा फुले। और व्यक्ति एक एम.जी. रानाडे का नाम सुना होगा, जिसने प्रार्थना समाज बनाया। उसके बाद फिर पूरी एक लाइन चलती है। फिर जो है लाला लाजपत राय जैसे लोग हैं,
ये समाज सुधार के क्षेत्र में भी काम करते हैं। सावरकर जैसे लोग भी समाज सुधार की बात करते हैं। तो इसी तरह उसके बाद और आगे चलिए, फिर महात्मा गांधी आ जाते हैं। ये हमारा सौभाग्य है, एक से बढ़ के एक ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं। महात्मा गांधी जो कि वैसे हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के एक बड़े नेता हैं और देश की आज़ादी में उनका एक बहुत बड़ा रोल भी है। उन्होंने अहिंसात्मक प्रतिकार के जरिए एक हथियार दिया हमें कि हम वायलेंस नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं किसी को, लेकिन विरोध जरूर करेंगे। अंग्रेजों ने अवैध रूप से हमारे ऊपर जो शासन लाद रखा है ना, इसका हम विरोध करेंगे। उन्होंने बड़े एक से एक अहिंसात्मक आंदोलन चलाए, सब पढ़े होंगे आपने, है ना, ऐसे आंदोलन, फिर सिविल डिसोबीडियंस, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, लाइन लगा दी उन्होंने आंदोलनों की। और इनकी सबसे अच्छी बात यह है गांधी जी की कि इन आंदोलनों में उन्होंने महिलाओं को भी प्रवेश दिया और समाज के निचले तबकों को भी, सबको मौका दिया कि जी आप भी आइए। तो महिलाएं पब्लिक लाइफ में आती हैं पहली बार। फ्रीडम मूवमेंट में गांधी भी करते हैं, दूसरे लोग भी करते हैं, क्रांतिकारी भी यही काम करते हैं कि महिलाओं को मौके देते हैं। यहाँ से हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने लगे, पब्लिक लाइफ में भी आने लगे। गांधी ने एक चीज और करी, गांधी ने महिलाओं को, हालांकि उनका अपना एक नजरिया था, गांधी को कई लोग रूढ़िवादी भी कहते हैं, लेकिन मैं गांधी को रूढ़िवादी नहीं मानता, मैं गांधी को एक उदारवादी चिंतक ही मानता हूँ। अगर पूरे गांधी का विश्लेषण करो ना, मतलब अर्लियर फेज में कुछ रूढ़िवादी बातें कह दी होंगी, जो एक परंपरागत रूप से उच्च वर्ग से आए थे, लेकिन गांधी का भी विकास होता है और गांधी को बहुत अच्छे आलोचक भी मिलते हैं, आइंस्टाइन जैसे, इधर अम्बेडकर जैसे। तो अच्छे आलोचक मिलते हैं ना जब आप, तो थोड़ा सा विचार को बदलते हैं। गांधी ने खुद बदले अपने विचार। तो गांधी पहले वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, बाद में नहीं रहे, बाद में जाति का खंडन भी करते हैं। उन्होंने खुद अंतरजातीय शादियां करवाई, गांधी ने खुद करवाई। इसी तरह गांधी महिलाओं के बारे में शुरू में थोड़ा सा वो परंपरागत नजरिया रखते थे, फिर बाद में वो महिलाओं को जो है सारे अधिकार देने की, मानव अधिकार देने की भी बात करते हैं। तो गांधी का बड़ा भारी रोल है फ्रीडम मूवमेंट में भी, और महिलाओं को मौके दिए। बहुत सारी नेताएं आई, आपने सरोजिनी नायडू का नाम सुना होगा, है ना, आपने बहुत सारी नेता हैं, तो विमेन लीडर होकर के आती हैं। इनको फ्रीडम मूवमेंट में स्थान दिया। और इसके अलावा महिलाओं के अधिकारों पे एक आम सहमति बनवाई गांधी जी ने कि भाई इनको भी हमें बराबरी के हक देने पड़ेंगे। और गांधी ने ये कहा, आखिरी दिनों में कहा था कि मेरा ये सपना है, ये जरा सुनिए, आखिरी दिनों में एक बड़ी शानदार स्टेटमेंट है गांधी जी। वो कहते हैं मेरा ये सपना है कि इस देश का जो पहला राष्ट्रपति हो एक दलित वर्ग की महिला हो। मतलब यहाँ आप देखते हैं गांधी का जो है ना, जिसको कहते हैं मतलब कंप्लीट जो रियलाइजेशन है, मतलब इसका सब अंतिम जो है उसका प्रकाष्ठा है उसके विचार की। वो कहता है दलित वर्ग की महिला हो और दलित वर्ग की, और उसके अधीन जवाहरलाल नेहरू का राज करे देश में, मतलब वो प्रधानमंत्री हो हमारे। हालांकि ये सपना पूरा नहीं हो पाया गांधी का आज तक भी। हाँ, महिलाएं राष्ट्रपति जरूर बनी है, आज का भी दूसरी महिला है और आदिवासी बैकग्राउंड से, लेकिन आदिवासी बैकग्राउंड से है, तो लगभग उस दलित महिला वाला सपना लगभग उसके नजदीक पहुंच गए हैं। तो गांधी ने भी इस मुद्दे पे जो भी संघर्ष किए, तो सहमति बनवाई। और फिर लास्ट में मैं उसी का आता हूँ, बाबा साहेब अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में मैंने शुरुआत की करी थी। अम्बेडकर को संविधान बनाने का मौका मिला, है ना, और सौभाग्य से इतिहास ने उनको चुना। और आज हमें जितने भी राइट मिले हैं उनके कारण मिले हैं, लेकिन अम्बेडकर का एक रोल ज्यादातर लोग भूल जाते हैं। संविधान निर्माता के अलावा अम्बेडकर साहब जो थे, उन्होंने हिंदू कोड बिल भी बनाया था। आप जानते हैं हिंदू कोड बिल के बारे में, सुना है किसी ने? सुना है ना? हिंदू कोड बिल पता है क्या, जब संविधान बन गया, क्योंकि वो कानून मंत्री भी थे, मंत्रालय था उनके पास, नेहरू के अधीन वो मंत्री भी थे, नेहरू की कैबिनेट में। तो उन्होंने कहा कि भाई भारत का अब हमें जो कानून बनाने ना, कानून ये भी समतावादी होने चाहिए, संविधान के अनुसार ही तो होंगे ना। जब संविधान जेंडर इक्वलिटी की बात करता है, तो सोसाइटी में तो जेंडर इक्वलिटी नहीं है, कानून में भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हमें कानून जो है वो जेंडरली मतलब जेंडर इक्वल करना पड़ेगा, है ना। उसके लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल बनाया, और उसमें 3-4 चीजें थी। नंबर 1 विवाह का अधिकार, नंबर 2 तलाक का अधिकार, नंबर 3 संपत्ति का अधिकार, नंबर 4 उत्तराधिकार का अधिकार, कि महिलाओं को भी बराबरी से मिले। इसको बोलते हैं हिंदू कोड बिल। ये सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं था, इसमें असल में इस्लाम और ईसाई धर्म, ये 2 धर्म छोड़े गए थे। अम्बेडकर तो इनको भी शामिल करना चाहते थे, लेकिन इनमें थोड़ा सा विवाद था उस समय। तो भारतीय मूल के सारे धर्म इसमें शामिल थे, हिंदू धर्म भी, बौद्ध धर्म भी, जैन धर्म भी और सिख धर्म भी। इन धर्मों की महिलाओं पे ये लागू होना था।
लेकिन जब ये कानून बनने लगा पार्लियामेंट में, इस पे जब डिबेट होने लगी तो रूढ़िवादी तबके को बहुत परेशानी हो गई। तो पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी बड़ा भारी एक बखेड़ा खड़ा हो गया। असल में पार्लियामेंट में के अंदर जो एमपी थे ना उस जमाने में, उनमें से बहुत सारे ऐसे थे जो रूढ़िवादी बैकग्राउंड से आते थे, कुछ ऐसे भी थे जिनकी कई कई शादियाँ उन्होंने कर रखी थी, कुछ ऐसे भी थे। मतलब खुद पार्लियामेंट के लोग विरोध में हो गए, पार्लियामेंट के बाहर भी विरोध हो गया। अल्टीमेटली अम्बेडकर साहब को नेहरू ने, प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई इस बिल को अभी छोड़ देते हैं। इस बात पे अम्बेडकर साहब, नेहरू ने कहा कि अगला चुनाव होगा 1957 में जो चुनाव होना था ना, सॉरी 1952 में जो चुनाव होना था, 52 की बात नहीं, सॉरी 57 तक की बात है उस, तो हाँ 52 की बात है। 52 में जो इलेक्शन होना था 1952 में, उससे पहले ये कानून ले आए थे अम्बेडकर साहब, लेकिन पास नहीं हो पाया। आखिर में उन्होंने रिजाइन दे दिया। अम्बेडकर साहब पहले मंत्री हैं देश के जो किसी इतने बड़े मुद्दे पे इस्तीफा देके चले जाते हैं। तो कहते हैं अगर ये कानून नहीं बना पाया मैं तो मेरा कानून मंत्री होने का कोई औचित्य नहीं बनता। इसका दबाव पड़ा, फिर वो भले ही चले गए इस्तीफा देके, लेकिन उसके बाद नई सरकार चुनी गई, नेहरू दोबारा प्रधानमंत्री बने, उसमें एक व्यक्ति लॉ मिनिस्टर बने जो महाराष्ट्र के ही थे। वो अम्बेडकर साहब के पास हर रोज जा रहे थे, उनसे सलाह ले रहे थे। अल्टीमेटली वही हिंदू कोड बिल 4 कानूनों में बांट के पास किया गया। वो कानून आज लागू है देश में। पहला है हिंदू मैरिज एक्ट, दूसरा है हिंदू प्रॉपर्टी एक्ट, तीसरा है हिंदू सक्सेशन एक्ट, और एक एक्ट और है, मैं उसका नाम बोल रहा हूँ। तो ये जो 4 कानून हैं, ये चारों कानून आज लागू हैं। ये सब महिलाओं को अधिकार देते हैं। आज जो कोई लड़की मर्जी से शादी करना चाहे तो हिंदू मैरिज एक्ट और सिविल मैरिज एक्ट इसमें आता है, सिविल मैरिज एक्ट, उसके तहत वो अपनी मर्जी से कानून के किसी जज के सामने जाकर, मजिस्ट्रेट के सामने घोषणा करके लड़का और लड़की शादी कर सकते हैं। मतलब इसको कहते हैं कानूनी शादी। चाहे परिवार वाले नहीं माने, चाहे प्रथा नहीं माने, चाहे समाज ना माने, ये इतने सारे अधिकार हमें एक ही झटके में मिले। ठीक है, ये 1950 में नहीं हो पाया, 52 में नहीं हो पाया, लेकिन 52 के बाद जाके हुआ। 1955 के आसपास की बातें हैं, तभी जाके कानून बने। अम्बेडकर साहब तब जिंदा थे, 1956 में उनकी डेथ होती है। उनके रहते हुए ये कानून लागू हुए देश में। तो अम्बेडकर को इसलिए महिलाओं का भी मुक्तिदाता कहा जाता है इस रूप में। तो मैं फिर कहता हूँ जो महिला सशक्तिकरण का जो मामला है, इसमें हमारी जो प्रगति है, बस मैं लास्ट की बात कह रहा हूँ, महिला सशक्तिकरण के मामले में बच्चों हमारी एज ए राष्ट्र हमारी प्रगति काफी संतोषजनक भी रही है, क्योंकि हमें बड़े बड़े अच्छे लोग मिले, अच्छे नेता मिले हैं। हमें गांधी जैसे नेता मिले, हमें अम्बेडकर साहब जैसे, हमें नेहरू जैसे जो प्रोग्रेसिव लोग हैं। ये सब प्रोग्रेसिव लोग थे। एक बात बता दूं, ये सब प्रगतिशील लोग थे, रूढ़िवादी नहीं थे, गांधी लिबरल थे। और इन लोगों ने, इन लोगों के प्रोग्रेसिव लीडरशिप में हमें आज़ादी के बाद एक ही झटके में या 3-4 साल के अंतराल में हमें ये सारे अधिकार मिल गए। कुछ एक अधिकार बाद में भी दिए गए, समय के साथ साथ और भी एक्ट पास हुए हैं। जैसे आपने दहेज प्रथा के खिलाफ एक कानून बना, या 3 तलाक के खिलाफ अभी मोदी सरकार ने पीछे कानून बनाया। तो समय समय पे और भी हमारी सरकारें हमेशा प्रोग्रेसिव कानून बनाती रही। इस मामले में हम बहुत लकी हैं। हालांकि मतलब दुनिया, यही मैंने कहा ना, जो पड़ोस के देशों से तुलना करो तो हम बहुत आगे हैं, लेकिन फिर भी महिला सशक्तिकरण का मुद्दा ऐसा है, इसमें अभी हमें मीलों जाना है। क्योंकि मैंने आपसे शुरू में जो सवाल पूछा था कि क्या अपने आप को एम्पावर्ड फील करते हो, तो एक लड़की ने हाथ उठाया नहीं था। इसका मतलब अभी हमें मीलों सफर करना है, लड़कियों में, महिलाओं में ये विश्वास पैदा करना है कि ये देश हमारा भी है और हमारे भी अधिकार हैं। हमें भी जो है अपने जीवन के फैसले लेने के अब एक दिन मिलेंगे। आप आशावादी रहो। थोड़ा सा देखिए, लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। मैं अम्बेडकर के साथ ही अपनी बात खत्म करता हूँ। वो एक बार अपने समर्थक थोड़े से उनके उदास हो गए थे, खासकर हिंदू कोड बिल के लागू हो पाने से, और एक और मामला था दलितों को भी अधिकार नहीं मिल पा रहे थे। तो उन्होंने ये कहा कि देखो, बड़े आशावादी थे अम्बेडकर साहब। वो कहते हैं मेरा अम्बेडकर के काम है, मुझे एक चीज पड़ी हुई है, मैंने गांधी के भी 90 के 90 वोल्यूम पड़े हुए हैं, अम्बेडकर के 14 के 14 वोल्यूम पड़े हुए हैं। मतलब मैं वेल रेड पर्सन में कोट कर रहा हूँ।
वो कहते हैं देखो ऐसा है, हमारा काम है जितना हो सके हमें इस समाज को सभ्य बनाने का प्रयास करना, है ना। लेकिन वो कहता है कोई भी सोसाइटी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, कोई भी परफेक्ट नहीं है, हर जगह समस्याएं हैं, हर जगह है। आप भारत में भी ये समस्याएं हैं, तो ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड में नहीं होगी या ऑस्ट्रेलिया में नहीं होगी या अमेरिका में, वहाँ भी समस्याएं हैं। महिलाओं के साथ भेदभाव वहाँ भी होता है, या पिछड़े तबकों के साथ। तो हमारा काम है जितना हो सके हम इसको सभ्य बनाने का प्रयास करें, लेकिन आशावादी रहें। तो बच्चों इसी एक पॉजिटिव नोट के साथ मैं बात खत्म करता हूँ। हम आशावादी रहें, धैर्य के साथ अपने अधिकारों के लिए, और बड़े शांति के साथ, क्योंकि हम अहिंसावादियों का देश भी है, हमें बहुत वायलेंस का सहारा नहीं लेना है। हमें विनम्रता से, जैसे गांधी जी कहते हैं ना, हमें विनम्रता से समझाना है, हृदय परिवर्तन करने का विचार देते हैं। तो हमें अब जो हमें अधिकार तो बकायदा कानून ने दे रखे हैं, है ना, संविधान ने भी दे रखे हैं, कानून भी ढेर सारे बन गए अब तो। बस उन अधिकारों को धीरे धीरे उनके प्रति जागरूकता लाएं और अपने परिवार के लोगों को बनाएं, अपने, है ना, ससुराल वालों के लोगों को बनाएं विनम्रता से। देखिए विनम्रता से हम लोगों का दिल जीत के चले वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और हमने यूरोप की तरह वायलेंट तरीके कभी नहीं अपनाए। वहाँ तो महिलाएं बड़े आक्रामक ढंग से आंदोलन चलाती रही है। वहाँ तो एक फेमिनिज्म का विचार आया, बहुत खतरनाक संगठन थे ये फेमिनिस्ट जो महिलाएं थी ना वो, और लेस्बियन महिलाएं, खासकर लेस्बियन जो महिलाएं थी, वो तो ऐसे मर्दों को मतलब अटैक करती थी, उन पे जो अपनी औरतों पे जुल्म करते हैं, लड़कियों पे, मतलब वो उनको मार डालती थी या उन पे हमले कर देती। वो वहाँ बहुत आक्रामक ढंग से बढ़ा ये विचार था। लेकिन हमारे देश में हम अहिंसावादी और शांतिवादी लोग हैं, प्रेम के विचार पे चलने वाले लोग हैं। तो ये नहीं विचारों पे चल के हमें लिबरेशन, देखो अधिकार तो हमें मिले हुए हैं, बस अपने अधिकारों को इम्प्लीमेंट करवाना है। उसके लिए खुद हमारे अंदर वो क्षमता होनी चाहिए और थोड़ा सा पेशेंस से हम चलें। तो इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को, वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू, आप सबने मुझे सुना। थैंक यू बच्चों। तो किसी का कोई सवाल है तो ले सकते हैं बेटे आप।